करते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमेशा की तरह कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास जानकारियां, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए आज भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान साथियों, आप जब भी अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते होंगे तो एक सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा कि ये असली है या नकली। तो इसकी पहचान कैसे करें, इस बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कुछ बेहद ही खास जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के सहायक निदेशक डॉक्टर महेश कुमार सैनी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कीटनाशक फसलों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं कीट प्रबंधन के रूप में लाए जाने वाली एक रासायनिक साधन है। आजकल बाजार में बहुत प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ कीटनाशक नकली और गलत ब्रांड के कीटनाशक होते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, अपितु किसानों के स्वास्थ्य और एवं पर्यावरण का भी नुकसान होता है। जिसकी वजह से आज हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसान भाई लोग कैसे पहचानें कि असली और नकली के भेद क्या हैं, और कैसे पहचानें कि असली ब्रांडेड कीटनाशक और गलत ब्रांडेड कीटनाशक या नकली कीटनाशक कैसे हैं। इस भेद के अंतर को जानने से पहले हम दो शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। पहली, गलत ब्रांडेड कीटनाशक कौन सी होती है, दूसरी फर्जी कीटनाशक कौन सी होती है। जब हम फर्जी कीटनाशकों के बारे में बोलते हैं तो वह कीटनाशक होते हैं जो किसी एक ब्रांडेड कीटनाशक की हूबहू नकल होते हैं। वह ब्रांडेड कंपनी का लोगो, उसका नाम और उसका पैकेजिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही बना के रखते हैं, जो कि फर्जी होती है। इसके अलावा कभी कभी कीटनाशक एक अज्ञात नाम से, अज्ञात निर्माता और अज्ञात जानकारियों के साथ मार्केट में होता है, जो कि बिल्कुल काल्पनिक होते हैं, जिनका कोई पंजीकरण संख्या नहीं होता, कोई लाइसेंस नंबर नहीं होता, और वह बहुत ही कम दामों पे बाज़ार में उपलब्ध होता है। वे सभी फर्जी कीटनाशक होते हैं। इसके अलावा वे कीटनाशक भी फर्जी होते हैं जिनकी समापन तिथि जा चुकी होती है। निर्माण तिथि और समापन तिथि के बीच के अंतराल को शेल्फ लाइफ बोलते हैं, और अगर वो शेल्फ लाइफ पंजीकरण शेल्फ लाइफ के से मेल नहीं खाती तो वह एक फर्जी कीटनाशक है। इसके अलावा हम फर्जी कीटनाशक उन सभी कीटनाशकों को भी बोलते हैं जो हमारे भारतवर्ष में आयात करने, निर्माण करने और बेचने के लिए निषिद्ध होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। उसके बावजूद अगर वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, बेचने के लिए उपलब्ध हैं, तो वे सभी फर्जी कीटनाशक होते हैं। आइए हम जान लेते हैं अब दूसरे शब्द के बारे में, जिसको हम गलत ब्रांडेड यानी मिस ब्रांडेड कीटनाशक भी कहते हैं। सभी कीटनाशकों के ऊपर एक लेबल होता है, एक पेपर की पे एक जानकारी छिपी होती है,
और अगर वो कीटनाशक उस लेबल की जानकारी को पूरा करने में असक्षम होते हैं तो उसको हम गलत ब्रांडेड कीटनाशक कहते हैं। लेबल पर कीटनाशक का नाम, उसके निर्माता का नाम, कंपनी का लोगो, उसका एक चित्र और विषाक्तता त्रिभुज जो कि लाल, नीले, हरे और पीले रंग में होते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि वो कितना विषाक्त है। इसके अलावा पंजीकरण संख्या, लाइसेंस संख्या, निर्माण तिथि, समापन तिथि, निर्माता का नाम, उसका पता, उसके टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, यह सब जानकारी विस्तृत रूप में लेबल पर होती है। कीटनाशक को गलत ब्रांडेड कीटनाशक तब भी कहते हैं जब अगर वो लैब में टेस्ट होने पर उसमें जो कीटनाशक की मात्रा है तय मात्रा से कम या ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक बहुत ही फाइन लाइन डिफरेंस है, बहुत ही एक सूक्ष्म रूप से एक अंतर है स्पूरियस और मिस ब्रांडेड कीटनाशक के बीच में। तो अब हम जानते हैं कि हम किन निरीक्षण परीक्षणों से यह जान सकते हैं कि वह कीटनाशक असली है या नकली है। जब भी हम किसी कीटनाशक को अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी कंटेनर की गुणवत्ता, उसके पैकेजिंग की गुणवत्ता से भी हम देख के पता लगा सकते हैं कि वह असली है या नकली है। अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेनर अच्छी उच्च क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। उन पर उनके लेबल पे जो स्याही होती है, जो लिखा होता है, वो बहुत ही स्पष्ट होता है, साफ होता है। अगर आप देखें कि उसके लेबल पर जो लिखा है वो धुंधला है, अस्पष्ट है, तो यह साफ जाहिर होता है कि वह एक नकली उत्पाद है, गलत ब्रांडेड उत्पाद है। इसके अलावा कंटेनर के नीचे अगर आप देखें तो प्लास्टिक में कंटेनर के अंदर एक कंपनी का नाम, लोगो या एक चित्र अंकित होता है, और अगर आपको वह मिले तो इससे यह साबित हो सकता है कि वह एक अच्छी गुणवत्ता वाला कीटनाशक है। अगर वह नहीं है तो वह कीटनाशक अच्छी गुणवत्ता का नहीं हो सकता। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित NCUI में सफाई एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सफाई अभियान के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा, आज कृषि विभाग के अधिकारीगण और अन्य जो एम्प्लॉई हैं आज स्वच्छता के लिए 10 बजे से 1 घंटे का श्रमदान कर रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि हम सब में, भारतवासियों में एक तरह की मानसिकता आए, एक तरह से सोच आए कि स्वच्छता के प्रति हम जागरूक रहें और जहाँ भी गंदगी देखें उसको दूर करें। ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक तरह से तो सरकार की तरफ से सिस्टम आ सकते हैं, जैसे कूड़ा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए हम एक ड्राई गार्बेज या वेट गार्बेज करके करते हैं। अगर हर घर में उस प्रकार से हम कूड़ा अलग करके डालें तो उसमें सुविधा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब तक ये इसमें जन भागीदारी नहीं आएगी, हर नागरिक में ये सोच नहीं आएगी, तो ये सफल नहीं हो पाएगा। काफ़ी हद तक इसमें बहुत प्रगति हुई है और मेरी आशा यही है कि आज के बाद इसमें और जागरूकता आएगी और हम स्वच्छता के विषय में और आगे बढ़ेंगे। पूरे कृषि मंत्रालय के सारे ऑफिसर्स जमा हुए हैं इस सफाई अभियान के लिए। 1 दिन 1 तारीख 1 घंटा आज हम लोग मिलके सारे कैंपस को सफाई किए हैं और यहाँ पे प्लांटेशन भी किए हैं। इससे जो हमारा स्वच्छ भारत का जो उद्देश्य है पूरा होता है। हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं कि हम लोग सब मिल के इसको कंट्रीब्यूट कर पाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के मंत्र को सार्थक करते हुए आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। आज 1 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पहले 1 दिन पहले ही आज यहाँ पर सफाई की जा रही है। साथ में पौधरोपण का भी कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि हरियाली और सफाई दोनों को साथ साथ आगे, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण में सफाई, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये अभियान किया गया है।
2 अक्टूबर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दिल्ली स्थित कृषि भवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। आज आपको पता है कि स्वच्छता पे कल भी एक हमारा कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे SFAC में सफाई करी गई थी। तो हर सप्ताह 1 घंटा हम एक श्रमदान रख रहे हैं, स्वच्छता का कार्य भी करा जाता है और उसी में आज वृक्षारोपण रखा गया है और बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन भी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे आएंगे और स्वच्छता विषय पे पेंटिंग करेंगे। तो कृषि विभाग के सारे अधिकारीगण और कर्मचारी जो हैं आज उपस्थित हैं और कई वृक्ष जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं वो लगाए गए हैं इधर। कृषि विभाग द्वारा आज बृहद पौधरोपण कार्यक्रम किया गया है जो कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हर जगह पूरे देश में आज पौधरोपण हो रहा है। साथ में आज एक बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन भी रखा गया है और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज के पौधरोपण की खासियत ये रही कि बच्चों से भी पौधरोपण कराया गया जो कि अपने तरह का एक यूनिक कार्यक्रम हुआ है और हमें उम्मीद है कि आज के सफाई के बाद आज जब पौधरोपण हो जाएगा तो प्रकृति में स्वच्छता और हरा भरा दोनों तत्व शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के बहुत से किसान खाद्यान्न फसलों के अलावा बागवानी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने बागवानी को चुना और सफलता हासिल की। ये हैं सुरेंद्र कौर। इन्होंने किस तरह से बागवानी के क्षेत्र में सफलता अर्जित की है और दूसरों के लिए आज वो प्रेरणा स्रोत बनी है, आइए जानते हैं। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती है। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश के जो अन्नदाता किसान हैं, उन्हें उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले, इस उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है ई-नैम। ई-नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को मुहैया कराता है, जिसमें वो अपनी फसलों के वाजिब दाम देख सकते हैं और सही जगह से भाव मिलने पर ही वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। ई-नैम से किस तरह से जुड़ा जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और अपने सुझाव आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।